नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज। देखो जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जितना टर्न होता है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जितना टर्न होता है उसके रेशियो कितना होता है, 1:1 होता है या फिर 1:3 होता है या फिर 1:5 होता है या फिर 3:4 होता है। तो इसका आंसर होगा जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न रेशियो हमारा 1:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि जो आइसोलेशन मान लो देखो ये हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की फिगर है, उसका ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग और ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न जितना रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी टर्न उतना ही रहता है, इसीलिए प्राइमरी वाइंडिंग की और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न रेशियो हमारा 1:1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसको हम क्यों यूज करते हैं? नॉर्मली हम इसको स्पाइक को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। देखो कैसे, मान लो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें अगर हम ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट का ये जो वेवफॉर्म है इसको अगर हम इसी इनपुट में प्राइमरी में इनपुट देंगे इस ट्रांसफार्मर की, तो सेकेंडरी आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ये वाला वेवफॉर्म मिलता है। देखो ये जो वेवफॉर्म है इसमें जो इनपुट वाला वेवफॉर्म था उसमें कितना स्पाइक था, लेकिन जो आउटपुट है उसमें स्पाइक कम हो गया है। तो इसलिए स्पाइक को रिड्यूस करने के लिए भी हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, What happened in suspension insulator if one insulated disc is damaged? देखो ये जो हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। ऐसे ही देखो ये जो फिगर है ठीक है ऐसे ही यूज करते हैं। तो ये जो हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है इसमें बहुत सारा इंसुलेटेड डिस्क रहता है। देखो 1 2 3 4 ऐसे ही बहुत सारा इंसुलेटेड डिस्क रहता है। क्वेश्चन में है अगर इस इंसुलेटेड डिस्क में किसी एक डिस्क क्या होता है डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? देखो पहला ऑप्शन नो इफेक्ट, अगर इनमें से किसी एक डिस्क डैमेज हो जाता है तो इस सस्पेंशन इंसुलेटर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, या फिर ओनली डैमेज डिस्क विल नॉट वर्क, या फिर जो डिस्क डैमेज हुआ है सिर्फ वही काम नहीं करेगा बाकी जितना डिस्क है सब ठीक से काम करेंगे, या फिर होल स्ट्रिंग बिकेम यूजलेस, या फिर पूरा का पूरा ये जो हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है पूरा ये हमारा यूजलेस हो जाएगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जब एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का किसी एक डिस्क डैमेज होता है सिर्फ वही काम नहीं करता है बाकी सारे के सारे काम करता है, तो ओनली डैमेज डिस्क विल नॉट वर्क। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ओवरहेड लाइन एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड लाइन्स? देखो जो हमारा पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम होता है नॉर्मली 2 टाइप का होता है, एक होता है ओवरहेड लाइन, दूसरा होता है अंडरग्राउंड लाइन। मीन्स जहाँ पर जमीन के अंदर हम केबल से पावर या फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो देखो जो ओवरहेड लाइन होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है उसमें अंडरग्राउंड से क्या एडवांटेज रहता है? तो 4 ऑप्शन है। देखो पब्लिक सेफ्टी इज मोर, जो ओवरहेड लाइन होता है इसमें पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा रहता है, या फिर अंडरग्राउंड में पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा रहता है ना। जो हमारा ओवरहेड होता है उसमें पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा नहीं रहता है, अंडरग्राउंड में ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। देन देखो फॉल्ट कैन बी आइडेंटिफाई इजीली, तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि जो हमारा ओवरहेड लाइन होता है वो ज़मीन के ऊपर में रहता है, तो इसीलिए जहाँ पर अगर किसी भी प्लेस में क्या होता है फॉल्ट होता है तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यह आंसर हो सकता है। और ऑप्शन नंबर 3 देखो नो इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन। देखो जो ओवरहेड लाइन होता है इसी के नीचे क्या होता है हमारा जो कम्युनिकेशन लाइन जैसे कि टेलीफोन लाइन ये सब जाता है, तो जिससे इंटरफेरेंस होने का चांसेस रहता है, लेकिन अंडरग्राउंड लाइन में इतना कम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ये भी आंसर गलत होगा। और हमारा नो रिस्क फॉर लाइटनिंग डिस्चार्ज, देखो जो ओवरहेड लाइन होता है इसी में ही बिजली गिरता है और इसीलिए लाइटनिंग भी यहाँ पर ही होता है, अंडरग्राउंड में नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा ना, जो फॉल्ट कैन बी आइडेंटिफाई इजीली, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर रहता है और अगर कहीं किसी भी प्लेस में अगर
कोई किसी तरफ फॉल्ट होता है तो इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच न्यूक्लियर मटेरियल यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें हम सिलिकॉन का यूज करते हैं या फिर थोरियम का या फिर एंटीमोनी का या फिर कैडमियम का। तो इसका आंसर होगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जहाँ पर हम थोरियम का यूज करते हैं, इस थोरियम से हम इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का फिगर। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, थोरियम। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मटेरियल हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो इधर एक है माइका, दूसरा है कॉपर, यूरेका और नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा मटेरियल का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसका आंसर होगा जो माइका, ऑप्शन नंबर 1। देखो जो माइका होता है ये हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो कॉपर है ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। और जो यूरेका होता है ये हमारा जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेल्टा कनेक्शन। देखो ये होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन और ये होता है हमारा स्टार कनेक्शन। तो क्वेश्चन में है ये जो डेल्टा कनेक्शन है इसमें ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। इस डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, या फिर लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होते हैं, या फिर लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसमें क्या होता है, लाइन करंट जो होता है वो √3 इंटू फेज करंट होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। और ये जो लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, ये दोनों हमारा स्टार कनेक्शन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर बिहेव एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। देखो जो कैपेसिटर होता है वो डीसी के लिए या फिर एसी के लिए या फिर दोनों के लिए या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं, एक इंसुलेटर जैसा काम करता है। तो इसका आंसर होगा जो डीसी डायरेक्ट करंट होता है वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो नहीं होता है, एक इंसुलेटर जैसा काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो एसी होता है वो इंडक्टर में एक परफेक्ट इंसुलेटर जैसा काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डीसी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन सोलर सेल इफ लाइट इंटेंसिटी इज डिक्रीज। देखो जो सोलर सेल होता है, ये वाला फिगर देखो, जो सोलर सेल होता है इसको हम सनलाइट के प्रेजेंट में रखते हैं, जिसके बाद क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब हम इस सोलर सेल को जिस सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, अगर उस सनलाइट का जो लाइट इंटेंसिटी होता है वो अगर कम हो जाता है तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। ये जो हमारा सोलर सेल है इसका आउटपुट जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा होगा, या फिर जितना हो रिमेंस जितना था उतना ही रहेगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जब हम किसी सोलर सेल को सनलाइट के प्रेजेंट में रखते हैं और लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाता है तब तो उसका आउटपुट भी कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो हमारा सोलर सेल होता है उसमें 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऊपर में रहता है वो एन टाइप का रहता है और नीचे जो रहता है वो पी टाइप का रहता है। जब सनलाइट हमारा एन टाइप में गिरेगा, जितना अमाउंट ऑफ सनलाइट गिरेगा उतना ही जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जाइज होते हैं। जिससे बात क्या होता है, वो जो कंडक्टर होता है उसके थ्रू फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगर कम अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस करेगा तो उससे क्या होगा ना, कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होंगे और कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए आउटपुट भी डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर पे प्योर इंडक्टर। देखो जो प्योर इंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है ना, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। देखो ये मान लो वोल्टेज है, ये करंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। ये हमारा प्योर इंडक्टर में होता है। और जो पावर फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा। अगर प्योर इंडक्टर होता है तो उसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो थीटा है इसके बदले हम 90 डिग्री लिखेंगे। तो cos 90 डिग्री हो गया, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है। तो इसीलिए जो प्योर इंडक्टर होता है उसका पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। चाहे वो प्योर इंडक्टर हो या फिर प्योर कैपेसिटर हो, दोनों का पावर फैक्टर कितना होता है, 0 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर।
और अगर इसके बदले प्योर रेजिस्टेंस होता तो उसका पावर फैक्टर कितना होता ना 1 होता, लेकिन इसमें इंडक्टर है तो ऑप्शन नंबर 1 0 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो लास्ट क्वेश्चन, लो टेंशन केबल प्रोवाइड अप टू, देखो जो लो टेंशन केबल जिसको हम क्या कहते हैं एलटी टाइप केबल भी कहते हैं, इसका कितना कितना वोल्टेज तक रहता है 1 के बी तक मीन्स, या फिर 11 के बी तक, या फिर 33 के बी तक, या फिर 66 के बी तक। जो एलटी केबल होता है वो 1 के बी मीन्स 1000 वोल्ट तक ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।